देखिए होने वाला क्या है आज इसको समझ लो। देखो होता क्या है कि बहुत बार चीजें ऐसी होती है कि आपको पता होती है और उसके बावजूद जो है उसको हम लोग उतने अच्छे से नहीं जानकारी होने की वजह से हम लोग उसको ढंग से कर नहीं पाते। और यही चीज हम लोग को ठीक करना है कि सबसे बढ़िया जो करियर अपॉर्चुनिटी होता है आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए, मेरे टाइम में भी था, लेकिन मेरे टाइम में हमको उस तरह का मिल नहीं पाया था। रीजन क्या था कि उस टाइम में उतना ज्यादा जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। देखो भाई बैठने को लेकर के हमको बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, एकदम साइड में जाकर के बैठ जाइए ताकि किसी को बैठने में दिक्कत नहीं। और भी लोग आएंगे आपको अलग से बोले क्या सर, साइड में होकर के एकदम, साइड कहने का मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है? ओ भाई मुंडी नीचे करके बैठने वाले, वहां आके बैठो, खिसक के बैठ जाओ का मतलब एकदम साइड में होके बैठ जाओ ताकि जो भी आए उनको बैठने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता ये रहे थे कि सबसे बढ़िया जो कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद, वो होता है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, मतलब डिफेंस वाले में आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बाकी सारे जॉब के लिए अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपको क्या मिलना है उसमें, 18 साल का एज होने के बाद ही किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो एयरफोर्स है, नेवी है और एनडीए है, इसमें मिनिमम एज 16.5 होता है, 16.5 ईयर्स होता है। और उतना तो लगभग सबका कंप्लीट हो ही जाता है। तो सारे लोग ऐसे हैं कि जो भी 10th देंगे वो 14 साल के बाद ही देंगे, 14 साढ़े 14 साल के बाद ही देंगे। इंटरमीडिएट करने में उनका 2 साल लगेगा, तो 16.5 साल हो ही जाएगा। अब 16.5 साल हो जाएगा तो उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसी टाइम में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे अच्छा जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है एयरफोर्स, नेवी, एनडी। और आर्मी में भी ऑप्शन है, लेकिन आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इंटरमीडिएट के बाद सो सिंपल नहीं होता जिसमें कि आपको इंटरमीडिएट बेस्ड सिलेबस देखने को मिले, ये इशू होता है। तो इसमें आपको ढेर सारी चीजें जो है जाननी चाहिए, ढेर सारा चीज को आपको समझ के रखना चाहिए। इंटरमीडिएट का 12 तो चल ही रहा है, अब इसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी मौका मिलने वाला है जिसमें इंटरमीडिएट का रिजल्ट आए, उस टाइम में जो पहला इनटेक आएगा, जिस टाइम में आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट तो आप मान के चलो कि बिहार बोर्ड से अगर हो तो आपका मार्च में आ ही जाना है, बड़ा फास्ट चल रहा है आजकल ये चीजें। तो उसके बाद क्या है कि अप्रैल, मई और जून, जून में हमारा पहला इनटेक आता है, उसके बाद फिर लास्ट में सितंबर में जाकर के हमारा सेकंड इनटेक आता है। साल में 2 बार इसको आना ही आना है, एयरफोर्स को भी, नेवी को भी 2 बार तो लेना ही है, और एनडीए भी हमारा साल में 2 बार आता है। तो इन सारे के लिए आपको कुछ चीजें देखो, सिलेबस तो जैसे जो सिलेबस आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, उसको हम भी गाइड कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज की है जो सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्वालिफाई किया है और उसमें है, ये चीजों को वही बेस्ट बता सकते हैं। तो हम तो ऐसे जनरली हमेशा गाइड करते ही रहते हैं, क्वेश्चन पे भी जब भी वैसा टॉपिक आता है तो बताते ही रहते हैं कि देखो ये टॉपिक जो है आपको एयरफोर्स में पूछता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, ये सब तो हम बता ही चुके हैं। लेकिन इसके अलावा वैसी बहुत सी जानकारी और भी चाहिए होती है जो कि आपको बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन एंड आफ्टर ज्वाइनिंग वो आपको मतलब पता होगा, होना चाहिए, जिससे कि आपको चीजों के प्रति जब नॉलेज होगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर हमको डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं। ऑब्वियस है, हो सकता है आदमी का डिफरेंट जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें मत जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस चीज के लिए आप इलिजिबल हो, जैसे आप पहला जो एग्जाम दे सकते हो आफ्टर इंटरमीडिएट वो है एनडीए का, वो है एयरफोर्स का, नेवी का, तो आप उसको क्वालिफाई करके अपनी क्षमता को चेक तो कर लें। आप क्वालिफाई करके देख तो ले कि हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम उसमें उसके लायक है भी कि नहीं, कि बस खाली इसी घमंड में पड़े हुए हैं कि हाँ हम तो डिफेंस में जाना ही नहीं चाहते। भाई दम नहीं है तुम्हारे अंदर, वरना डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा अलग ही जुनून देता है। रुपया और एक तो पैसा कमाना, पैसा कमाना, और एक होता है इज्जत कमाना, ये दोनों बहुत सारे काम है, बहुत सारे जॉब है जहां से मिल सकता है। लेकिन एक होता है रुतबा, वो जो है जो डिफेंस वाले को मिल जाता वो शायद ही किसी को मिलता। क्या सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? और वो रुतबा जो है आपको सबसे ज्यादा तब मिलता है जब आपके शरीर पे एक ऐसी वर्दी हो जो इंडियन नेशनल आर्मी को, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा हो।
एक बात आप खुद बताना, इसको सोच करके देखना, आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे तो, कि कभी भी आपके सामने अगर कोई पुलिस वाला बंदा आ जाता है, तो अपने आप मन में एक अलग ही मतलब तरह का डर या जो भी कहो वैसा क्रिएट होता है कि पुलिस है, इसे थोड़ा बच के ही रहना है। लेकिन अगर सामने में कभी एयरफोर्स वाला, नेवी वाला और वर्दी में पहना हुआ आदमी मिल जाता है, तो एक बार को तो मन करता है यार, मतलब सूट करता है इसे, उनसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन उनको देख करके एक बार प्राउड जरूर फील होता है। तो इसी कारण से हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि हम ये नहीं कहते सबको ये करना है, लेकिन अपने तरफ से एक बार तैयारी करके रखो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम लोग इनवाइट किए हैं, नाम तो आपको शायद पता होगा, फिर से हम बता देते हैं। राहुल कुमार है ये, एयरफोर्स में टेक्नीशियन, एयरफोर्स एक्स जो होता है उसको क्वालिफाइड है, और अभी उसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करके ड्यूटी अलॉटेड है। मतलब कह लो कि फुल फ्लेज्ड एयरफोर्स पर्सन है, एयरमैन। और टेक्निकल है, तो टेक्निकल वालों का ऐसे भी एक जो होता है ना कि मतलब नॉन टेक और टेक में से टेक वालों को ज्यादा वैल्यू मिलता है, हमेशा से ऐसा रहा है, क्योंकि टेक्निकल होते हैं और साइंस बेस्ड होते हैं। आपका जो स्ट्रीम है फिजिक्स मैथ इस पर बेस्ड होते हैं, तो ये वाला होता है सब लोग का। अच्छा, बहुत सारे लोग कंपैरिजन जब करते हैं तो बहुत सारे कंपैरिजन में टेक वाला नॉन टेक वाले से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको, आपके पास ये ऑप्शन है कि एक तो पहले इनसे कुछ बेसिक जानकारी आप जान लो कि एयरफोर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए बिफोर प्रिपरेशन। होता है कि हम प्रिपरेशन करेंगे इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन उसके पहले हम क्या ऐसा तैयार करके रखें कि जब इंटरमीडिएट का एग्जाम हो जाए तो हमको कम मेहनत करना पड़े और हम रेडी टू एग्जाम रहे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस बात का ख्याल रखें। तीसरा, उसके बाद फिर बाकी जो फेजेज होते हैं, एग्जाम होते हैं, प्रोसेस होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं इनसे। और इसके बाद फिर आपको मौका हम इसका भी देंगे कि जिनको जो कुछ भी पूछना होगा वो आप पूछ सकते हो। आप इसमें क्वेश्चन से पूछ सकते हो, और वो सारे क्वेश्चन का जो भी वैसा होगा, लेकिन एक कुछ क्वेश्चंस का लिमिटेशंस होता है। किसी भी डिफेंस पर्सन से आप जो है, या किसी भी पर्सन से आप कुछ चीजें नहीं पूछ सकते, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। इस बात का तो ध्यान रखते हैं, वरना सब लोग तो कुछ और ही पूछना शुरू कर देता है कि सर क्या चक्कर चल रहा है आपका जीवन में। तो भाई वो चक्कर चल रहा है, ये नहीं पूछना है। उसके बाद जो है, कभी किसी से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, तुरंत सैलरी ही पूछ देते हैं कि तो सर कितना कमा रहे हैं। भाई ये नहीं पूछना चाहिए, इट विल बी नॉट ऑनर फॉर अ पर्सन। तो ये नहीं पूछना चाहिए। और उसके अलावे जो आपके काम की चीज है वो सारे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इसीलिए थोड़ा सा अलग से ये किए हुए हैं। तो पहले तो राहुल आपको बताएंगे जो चीजें बेसिक कॉमन है वो, उसके बाद फिर आपको जो जो क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछिएगा। इसमें 12th भी है और कुछ कुछ 11th भी है, दोनों है। नहीं आ रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, राहुल उसमें आवाज शायद नहीं जा रहा है। देखिए तो आया। जैन जैन टू यू ऑल। और कैसे हो आप लोग? कोई डर तो नहीं लग रहा? और कितने एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की तैयारी करने वाले हैं? हाथ उठाना आप लोग में से। बाकी एनडीए आप लोग में से कोई नहीं? चलो इतने लोग तो हैं। इन लोग को अलग ही शौक रहता है। इन लोग को मेहंदी लगाने का शौक है, और किसी मेकअप करने का शौक है, और कोई चीज हो तो बताओ, और सिगरेट कहो तो खोले। आप लोग के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है एनडीए का। इस बार से, पिछले ईयर से तो ये कर दिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने। ये साल में 2 बार होती है, और कुछ भी नहीं है उनकी सिलेबस। जो आप 11th और 12th पढ़ते हो वही है बस। उसमें लड़कियों में यही प्रॉब्लम होती है कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, बस यही है। उसमें मैथ अच्छा से पढ़ो, ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग रहता है। उसके बाद आप लोग तो इंग्लिश पढ़ते ही हो। इंग्लिश तो अगर एनडीए एयरफोर्स में जानी है, नेवी में जानी है, तो इंग्लिश तो एकदम ज़रूरी है, चाहे जैसे भी हो। और ये नहीं हमें डर रहती है यहाँ के बच्चों में कि सर स्पोकन नहीं हो पाती। स्पोकन कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा बस इंटरव्यूअर को समझ में आनी चाहिए अपनी लैंग्वेज, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कुछ भी ग्रामेटिकली एरर हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश एकदम ज़रूरी है। और 11-12 का जो सिलेबस है वो फुल्ली पढ़नी है, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो और इंग्लिश का हो।
ये तीनों सब्जेक्ट तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि देखो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तीनों का सिलेबस लगभग मैच करता है, पर यूपीएससी कंडक्ट करती है तो एनडीए का सिलेबस जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है और उसको बोल सकते हो मतलब एकदम डीप में पढ़ने पड़ती है, पर सिलेबस तीनों का एक है। और अगर हम एनडीए के पीछे जाते हैं तो थोड़ी डीप पढ़नी होगी। बस कुछ नहीं, जो यहाँ पढ़ाया जाता है हमें तो लगता है तीनों फैकल्टी यहाँ उपलब्ध है इस बिल्डिंग में, और शायद अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आप मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं पढ़ो, पर जहां भी पढ़ो एकदम डीप में पढ़ो और मन से पढ़ो। और सिलेबस जो है कभी छोड़ना मत। जो भी 11th का है वो ज्यादातर क्लास स्किप करते हैं, यही प्रॉब्लम आती है हमारे 12th करने के बाद, और जो कि एग्जाम हॉल में हमें पछताने को मिलता है, शायद मैंने 11th का क्लास नहीं किया। और 11th का क्लास एकदम अच्छे से करना, ताकि डायरेक्ट हिटेड क्वेश्चंस जो होते हैं 11th के ही पोर्शन से आते हैं, जो कि हम 10 सेकेंड में 15 सेकेंड में हिट कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। और रह गई 12th की, तो जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हो आप लोग 12th, उसे मन से पढ़ो, और जो छूट गए हैं उसके एग्जाम के बाद देख लो। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ हम रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, इधर घूमते हैं, वैसे नहीं होनी है। हमें उसी सिलेबस को जो छूटे हैं 11th को पोर्शन को सर से मिल करके 11th के भी बैच चलते हैं उस समय हम पढ़ सकते हैं सर। और कुछ डाउट है बताओ। और किसी को कोई भी चीज, जैसे देखो सिलेबस का तो समझ में आ गया कि 11 का है, 12 का ही रहना है, फिजिक्स होना है, मैथ्स होना है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। माइक इसके अलावे जो है आपको अपने आप को पहले तो फिजिकली भी फिट रखना है। अब फिजिकली फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए लोग को, वरना होता क्या है कि सब जो है वो पढ़ना लिखना तो छोड़ो, मगर जो पढ़ना लिखना चाहता है वो तो पढ़ने लिखने के चक्कर में बहाना कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिजिकली क्या क्या करना चाहिए अगर फिट रखना है तो उसके लिए? कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, और ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई फिजिकली अनफिट होंगे। अगर मेरे पिछले फोटो देख लेना, उसके बाद बता देना कि ये बंदा एयरफोर्स के फिजिकल में कैसे क्लियर हुआ है। देख लेना एक बार मेरे पिछले फोटो में कितने फिट था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बॉडी बिल्डर ही चाहिए, बॉन्सर टाइप का चाहिए, वैसा कुछ नहीं। हाँ अब थोड़ा बन गया भाई, जिस आदमी का ये बन जाता है तो वहां बन ही जाता है, मतलब वैसा नहीं। बाकी जो है वो आराम से आप कर सकते हो, वो आसान है करना। और बाकी जो है नॉर्मल रनिंग एक सबसे बढ़िया होता है ना। अगर आप ओवरवेट हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थोड़ा रनिंग करते रहना। ओवरवेट तो हमको कोई दिख भी नहीं रहा है इसमें। अब एक दो को छोड़ देता है, हमें तो कुछ दिख रहे हैं सर। एक दो दिख रहे हैं ओवरवेट। और बाकी आप लोग बेसिक जो है वो बेसिक जो है वैसे पूछोगे ना तो साउंड नहीं आ पाएगा, माइक देते हैं उसके। और बाकी जो है सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो, देखो मौका कम मिलता है, टाइम आपका हम उतना ही रखेंगे जितना आपका क्लास का टाइम है, ठीक है? उसी बीच में निपटा लेना है इसको। बुक कौन सा प्रेफर करना है एयरफोर्स के लिए? अभी तो आपको पहले जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ का नोट्स, वो पढ़ो, उसके बाद शायद लगा अगर प्रैक्टिस करनी हो, सेट मारनी हो, हाँ, तो यहाँ के क्वेश्चंस मिलते हैं ना सर। हाँ वो वाला सेट प्रैक्टिस वाला भी वो है सेट करना, और उसके बाद अरिहंत का लगा लेना। अरिहंत का थोड़ा ये है लेवल हाई रहते हैं, पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लुसेंट रहते हैं ना, उससे क्वेश्चंस लगाने वो फायदेमंद रहेंगे। और अगर लेवल की क्वेश्चंस लगाने हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए लुसेंट ही ठीक है। स्ट्रेटजी क्या बनाना है पढ़ाई के लिए? देखो इसमें तो यही है कि सिर्फ सिलेबस पढ़नी है पूरी, अपने माइंड में जैसे रख सको, और ये है कि अपने हिसाब से कैसे हम उसको पूरा कर सकें, अब खुद के हिसाब से देखना। थैंक यू। और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो देखो, यही प्रॉब्लम तुम लोग के साथ होता है कि जब ना रहेंगे तो 1,000 सवाल पूछते रहेंगे, दिमाग में आते रहेंगे, और जब सामने हो जिनसे आप पूछ सकते हो, सटीक आंसर मिल सकता है,
अच्छा, पूछने वाले में हम ये बोल दिए कि कुछ पर्सनल नहीं पूछना है, लेकिन मतलब ये थोड़ी कि नहीं है पूछना है, तुमको मन करे तो पूछिए लेना। और कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करना। हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती हुआ था। मैंने मैथ और फिजिक्स को अच्छा से पढ़ा, इंग्लिश गायब कर दिया, और शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अनक्वालिफाइड रहा इंग्लिश की। और मैंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं कर पाया था क्वालिफाई इंग्लिश में, और ओवरऑल कट ऑफ मैंने पार कर चुका था। उसमें लगभग 37.25 मेरी नंबर थी, और ओवरऑल कट ऑफ 27.75 था, जबकि इंग्लिश में 7.25 था। मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखना आप कि तीन तरीके, मतलब 4 क्वालिफिकेशन का पैरामीटर होता है। पहला, तीनों ब्रांच में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करना है अगर आप एक्स के लिए भर रहे हो तो, और ये फिजिक्स में अलग क्वालिफाई करना है, और मैथ्स में अलग क्वालिफाई करना, तीनों का अलग अलग। और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ होता है उसको भी क्वालिफाई करना है। अगर आप एक्स और वाई, एयरफोर्स की अगर बात करें, एयरफोर्स में अब कंबाइन ऑप्शन भी मिलता है कि एक्स और वाई दोनों आप एक साथ भर सकते हो। तो अगर आप बोथ किए हो तो उसमें रागा भी जो है वो मिलता है। अगर एक्स और वाई आपने दोनों क्वालिफाई करा तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के, या मार्क्स बेसिस पे आपका अलॉट हो जाता है कि आपको एक्स मिलेगा कि वाई मिलेगा, ये होता है। दूसरा, इसमें जो क्वालिफिकेशन है और ये क्वालिफाई करने का नेचर है, उसमें आप ये मान के चलो कि एक ढंग का रेस्पेक्टेबल स्कोर अगर किया रहा, क्योंकि आपको यहाँ क्वालिफाई भी करना है और साथ ही साथ उसके में आपको ओवरऑल कटअप के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी आपको बनना चाहिए, उतना मार्क्स लाना है। तो उसके लिए दोनों, पहले तो आपको तीनों में अच्छा ढंग का स्कोर कर दिए तो ओवर तीनों को क्वालिफाई करेंगे, ओवरऑल कटअप भी क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट भी आपका बढ़िया आएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, इसमें एयरफोर्स के लिए स्पेशली ये होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस रहता है जो बताइएगा, और उसके बाद टेक्निकल में क्या क्या काम रहता है वो एक्सप्लेन करके बताइएगा। देखो, इसमें मेडिकल में आपका पूरा बॉडी का पार्ट्स चेक किए जाते हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और बात रहा टेक्निकल वर्क की, तो टेक्निकल वर्क आपका रिलेटेड रहेंगे एयरक्राफ्ट से, और इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। तो मतलब एयरक्राफ्ट जो वहां होता है उसके सारी मेंटेनेंस की चीजें और सारे इंस्पेक्शन की चीजें वो सब जिम्मे होता है टेक्नीशियन। एफ कैट के बारे में कुछ बता सकते हैं? एफ कैट ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, और इनकी जो है एफ कैट में हमारे ऑफिसर्स आते हैं, और वही है सिलेबस जो होते हैं हमारे जनरल कंपटीशंस के जो होते हैं वही रहते हैं। और ये एसएसबी होते हैं 5 डेज। यस। उसका वर्क क्या होता है, काम एफ कैट? वो तो आपको ब्रांच के हिसाब से रहेंगे ना, आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, उसके हिसाब से रहेंगे एक बार। मतलब इसमें जो एयरफोर्स का एक दो होता है, इंटर लेवल का और उसके बाद फिर ये एफ कैट वाला। तो इंटर लेवल पे जाओगे तो आप एयरमैन बनोगे, और एफ कैट क्वालिफाई करके जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप उसमें ऑफिसर बनोगे। ये होता है डिफरेंस। 12th का एग्जाम कब दिए थे और कितना मार्क्स आया था इसमें? 12th का एग्जाम कब दिए थे? मैंने 12th 2018 में किया, और मेरे 65% है। भाई बनता है, इसके लिए आप शर्मा कर ना बजाओ। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता कि इंटरमीडिएट का परसेंटेज ही सबसे बड़ा बैरियर है, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। 65 हो, बस 50 प्लस होना चाहिए, रेस्पेक्टेबल स्कोर हो, बाकी तो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बाई ग्रुप का जो सिलेबस के बारे में बता सकते हैं? बाई ग्रुप का देखो, 20 मार्क्स का तो इंग्लिश कॉमन रहते हैं, 30 मार्क्स में वो टोटल्स आ जाते हैं। जैसे ये हमें बोल सकते हो ये रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस टोटल्स रहते हैं, और उसमें हम नहीं बता सकते कि कितने कितने मार्क्स के हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल क्या 3 साल पहले, और शायद उतना भी है नहीं कि एक क्वेश्चन। हाँ, वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब उसमें होता है रागा, उसको कहते हैं ज्यादातर फोकस एक्स ग्रुप के प्रति है, और उसमें पूछ सकते हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, एक्स मत देखो, अभी आपके पास स्पेशल जो पर्सन है उनका एक्स है,
तो अब टेक्निकल की सारी चीजें पूछ लो, अगर वाई का कुछ पूछना रहेगा तो आवेंगे वाई वाले, तो उनसे पूछ लेना। नेवी का कुछ स्पेशल पूछना होगा इन डेप्थ, तो आप नेवी वाले से पूछ लेना, ये हो जाएगा। वाई वाले भी आ रहे हैं 3 जून को। सब Good morning भैया। लाइन पे है। गुड मॉर्निंग। भैया क्या है ना, स्पेक्टेकल्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं Air हाँ Force? वो देखो उसमें स्पेक्टल्स में क्या होते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर ये लिमिट होती है, वहां सर बता देंगे। वो 3 जून को आ रहे हैं ना, उनको पता है। सर से मैं बात करके बताऊंगा। थैंक यू। क्यों? वो इसमें जो होता है ना, आई का एक अपना ये होता है, वो सेट रहता है, उसी के अनुसार पूछ होता है, वो हो जाता है। 11 का सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट रखता है एयरफोर्स? 11th का सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि 12th है। 50-50% दोनों में से आते हैं। और ये मत सोचना कि इसको स्किप कर देते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कभी मत ऐसा करना, बहुत पछताओगे ऐसे। हमारे कितने फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे ही किए थे, शायद एक अटेम्प्ट में नहीं, अब हुए हैं उनके थोड़ी रुकी हुई रिजल्ट कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के कारण। क्वेश्चन हार्ड आते हैं कि नहीं भैया? नहीं, इधर दीजिए ना, माइक कहाँ है? इस तरफ नहीं, वो नहीं, वो है वहां पर, इस तरफ है जो राहुल, यहाँ से सामने, ये भी, क्योंकि उसमें ऑनलाइन वालों को भी दिखे। सर एयरफोर्स में जाने के लिए एक और रास्ता है एनसीसी का, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एनसीसी एंट्री, आपकी एनसीसी हो चुकी है? नहीं। उसमें ABC तीनों होते हैं, तो उसके लिए अभी तो ग्रेजुएशन पे है ना वो एफ-कैट के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन हो जाएंगे तब स्पेशल एंट्री आती है एनसीसी के लिए। उसमें शायद उसमें सिर्फ आपको एसएसबी देने होते हैं, आपका रिटन मार्क होता है। और बाकी भी आपको वेटेज मिलता है, एनसीसी रहता है सर्टिफिकेट, तो फिर जब आप एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके चले जाओगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनते टाइम आपको इसका फायदा मिलेगा। इनके ऑफिसर और अच्छा हाँ, इनका आपका तो एफकैट वाला में होगा, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ फायदा इसका मिल ही जाएगा। और आपके लिए ऑप्शन कौन कौन सा अभी जो है वो है एनडीए, उसके बाद है एफकैट, वहां से आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हो सकता है एयरफोर्स नेवी में भी अभी चल रहा है, तो वहां पर भी आपके टाइम तक, क्या लगता है 1 साल बाद जो है Yes, sir. इन लोग का टाइम आते आते आप लोग के टाइम तक इसमें भी एंट्री मिल जाएगी। आर्मी एंट्री दे चुकी है लड़कियों का, और एयरफोर्स और नेवी में बात चल रही है। अब देखो ये मैं नहीं कह सकता कि एयरफोर्स और नेवी में बात चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है लाने का प्लान। भाई साहब डिफेंस वाले से पूछोगे तो हमेशा एक ही लाइन बोलेंगे कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक चीज रहता है उन लोग का, इनका काम जो है वो है बस अपने काम से काम रखना और अपने काम को पूरी श्रद्धा भक्ति और डिसिप्लिन से करना, बाकी तो समझ ही रहे हो। सर एयरफोर्स में जाने के लिए मिनिमम हाइट क्या है? 152 शायद आप लोग का हो जाएंगे। हाँ 152 है, और हो जाएगा आराम से, कुछ दिक्कत नहीं वैसा कुछ नहीं है भाई। 152 हमको लगता है जो सबसे यहाँ छोटे हैं उनका भी हो जाएगा। अगर किन्हीं कोई इस पे डाउट लगेगा ना हाइट वाला का, तो एक बार आते हैं प्लीज, जब आते हैं तो उनको बोल देंगे कि आपको मेजरमेंट ग्रुप डिस्कशन में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता। या और भी किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा आप लोग शर्माते भी हैं क्या? अगर किसी के साथ ऐसा वाला होगा तो बताइएगा। जीडी में क्या क्या होता है बताइए। कुछ भी नहीं होता, वो एकदम नॉर्मल सा एक कहो तो स्पीच देना होता है, समझो तो मतलब 15 बंदे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सर खड़े हैं, यहाँ पे मैं 15 बैठा दिए, और उसमें से आपको एक पेज दिया जाएगा और उस पेज में से पढ़ना होता है। अपने माइंड में रखो कैच करके 1-2 पॉइंट, और कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें अपने खुद से क्रिएट हो जाते हैं वहां पढ़ने के बाद। और ये अब उसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 5 मिनट के बाद आपसे वो पेज ले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि 1 मिनट का टाइम है आपके पास, खुद का इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। और जो टॉपिक रहता है कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है हमारे 11th और 12th से, और कुछ जो हमारे अभी हो रहे हैं, जैसे कोरोना का टाइम हुआ, फिर नोटबंदी हुई, यही सब से रिलेटेड होते हैं। और वही 1 मिनट में जो रहते हैं ना, उनका इंट्रोडक्शन देना होता है उस टॉपिक का, 30 सेकेंड में इंट्रोडक्शन और 30 सेकेंड अपना इंट्रोडक्शन, मतलब 1 मिनट का टाइम होता है आपके पास। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, दोनों का इंट्रोडक्शन देने के बाद एक एक करके 15 बंदों का हो गया। उसके बाद
बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट नाउ। उसके बाद जब स्टार्ट करोगे कोई भी कहीं से भी बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये मत सोचना उस टाइम कि मैं ही पहले बोलूं, पहले उसको बोलने देना। अगर माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो सिर्फ इतना करना, एक दो को बंदे को बोलने देना और उसी पॉइंट को खींच करके दोनों को मिक्स कर देना, आराम से हो जाएगा। पूछो, पूछना है क्या? ये ग्रुप डिस्कशन के लिए करंट अफेयर्स होना चाहिए। करंट अफेयर्स नहीं, जैसे ये होते हैं ना अभी का, और प्रीवियस जो पूछे जाते हैं देखना 35-40 टॉपिक्स होंगे, उसी में से इधर उधर करके देते हैं। और करंट अफेयर्स क्या, जो बड़े होते हैं ना, जैसे नोटबंदी हुआ, वो तो कुछ बड़ा ही फैसला था इसलिए हुआ ना। कोरोना टाइम है, देखा ही कितनी बंदी हुई। एयरफोर्स XY अगर दोनों साथ में तैयार करें दोनों साथ में तैयारी करना चाह रहे हो? तो उसके लिए मतलब क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा? दोनों साथ सजेस्ट। एक्स और वाई दोनों के लिए। हाँ। तो क्या एक्स और देखो एक्स इंग्लिश तो दोनों में कॉमन ही है, तो इंग्लिश का तो कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या रह गया उसमें वाई का, तो वाई के लिए आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यही उसका रागा जो होता है। तो जनरल अवेयरनेस आप देखते रहो। मैथ्स उसमें कॉमन पूछते हैं, तो कॉमन मैथ्स का भी आप मैथ्स और रीजनिंग जो होते हैं हमेशा बना दोगे, बस वही फंसेंगे आपके जो करंट अफेयर्स होंगे वो उसमें दिक्कत आएंगे बस। थैंक यू। कर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, दोनों का। क्वालिफाई कर देते हैं हमेशा। मेरा भी हो जाता, पर इंग्लिश मेरा थोड़ा जानते ही हो, बिहार बोर्ड में 10th के बाद से स्टार्ट करते हैं। आप एयरफोर्स Y का दिए थे सर? हाँ, दोनों का दिया था मैं, XY दोनों। और कुछ नहीं का। चलो अपने में क्या बतियाता है जी, जब बतियाने के लिए इतना बढ़िया, मतलब सोच लो कि सामने लिगेंड हो, उसके बाद में तुम लोग वही कबूतरा कबूतरी टाइप। और किसी को कुछ पूछना है? खत्म क्या हरिओम? तू तो बोला था कि सर बुलाइएगा तो पूछेंगे। मैथ्स वाले कितने हैं? मैथ्स NDA का पेपर जरूर देना तुम। सभी 11th में हो तो 12th के एग्जाम के बाद 11th का बनाना स्टार्ट करना और इसका प्रैक्टिस करना 12th का। और चांसेस हैं आप लोग का हो जाएंगे, अभी न्यू हो और शायद अच्छे मेहनत करते होंगे। और जो होते हैं ना आपके कंपटीटर्स भी कम है वहाँ NDA में। जैसे आप लोग 12th के बाद जाओगे बैंकिंग, SSC, तो थोड़े ज़्यादा हैं भीड़, और जो NDA है उसमें थोड़ी कम है। तो देख लेना एक बार, शायद आपका हो जाए। हेलो भैया, जैसे कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में हम चल गए हैं, उसके बाद भी हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमको किसी चीज़ का एग्जाम देना है, हाँ, जैसे कि CDS वगैरह का एग्जाम देना है, तो हम बीच में आके दे सकते हैं? हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन वहाँ हो चुकी है और वहाँ एंट्री हो गई कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो आपका CDS हो या FCAT हो, आपको यूनिफॉर्म में ही दिया जाएगा, एग्जाम देने के लिए छोड़ा जाएगा और आपके ही सेंटर के बगल में ही आपके सेंटर होंगे। और NDA का SSB में क्या हिंदी मीडियम से हम दे सकते हैं इंटरव्यू? देखिए, बोलना तो पड़ेगा इंग्लिश में। क्या है भाई, इतना खौफ किस बात का, हमको यही नहीं समझ में आ रहा। वो सीख जाओगे अगर आपका ट्रेनिंग होगा ना एयरफोर्स में, अगर आप चले गए तो जो बोलते हो ना इंग्लिश, वो तो सीख ही जाओगे। और जो हमारी हिंदी होती है ना, उसे लिखना नहीं भूल गए ना, तब बता देना। और हाँ, स्पेशली उन लोग के लिए जो हिंदी मीडियम से हो, उन लोग को ये लगता है कि हमारा तो प्यारा हिंदी है, हम जिएंगे भी हिंदी के साथ। अच्छा, उसी के साथ तो ऐसी हुई है कि जन्मों जन्मों का हाँ वो बना हुआ है भाई साहब। बस ये इंटर तक ही ये मोहमाया काम आने वाला है। इंटरमीडिएट के बाद अब जहां चले जाओ, जिस फील्ड में चले जाओ, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलनी है। और ये ना यहाँ का एक है, यहाँ का ट्रेंड बना हुआ है ऐसा कि हिंदी मीडियम नाम का भी कोई चीज होता है, वरना साइंस हिंदी में होता ही नहीं। ये रियलिटी समझ रहे हो साहिल? गड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश को लेकर के और परेशान रहे, वरना वहां एक बार पहुंच गए तो आपको इंग्लिश सिखा दिया जाएगा, वो सीख जाओगे आप। और किसी का कुछ? उसके बाद बोलेगे सबसे आसान तो इंग्लिश ही था, पहले क्यों ना पढ़ा।
अच्छा, इन बैकग्राउंड इनसे पूछ सकते हो आप। आपका बैकग्राउंड था राहुल, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी। वही तो, किस बात का खौफ रहता है आप लोग को? आज इनका बैकग्राउंड इंग्लिश है, उनके लिए तो खैर मतलब कह लो सोने पे सुहागा कि आप तो पहले से ही आधा एलिजिबिलिटी रख रहे हो। बस ये है मन का एक बना हुआ कि हम कर लेना, लगता है कि हमरे से ना होगा या हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला बना हुआ है। तो सामने देख लो, आपको इसी से आइडिया मिल जाएगा कि कुछ खास स्पेशल चाहिए नहीं होता है कि हाँ कुछ अलग से चाहिए या स्पेशल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने आप को पहले से ट्रेंड करके रखे हो कि हमको बनना है तो डेफिनेटली मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। आपका एग्जाम निकालना है, बाकी हो जाएगा। माइक में ही बोलो ताकि सबको समझ में भी आए और सुन भी ले। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में ज्यादा बेटर कौन सा रहता है? एक बार ना हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मौका संजोग मिले कभी कि जब राहुल भी रहे और प्रिंस भी रहे तो दोनों को सामने रख करके उसके बाद कंपैरिजन करवा लेंगे कि एक बढ़िया है कि वाई बढ़िया है। देखो, ये डिपेंड करता है इस पे हम लोग, ना कोई बहुत अच्छा, ना कोई कम, ना कोई खराब, ऐसा होता है। चॉइस अपने पसंद कि पसंद आपको क्या। अगर आपको टेक्निकल चीजें ज्यादा पसंद है तो उसके लिए आपके लिए एक्स मोस्ट बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट होगा। और अगर आपको नॉन टेक, जैसे आपको जितने तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो लेते हैं वो हो गया, एग्जाम कंडक्ट करने वाला हो गया, वहां पर की और भी सारी चीजों को देखना हो गया। तो अगर आपको टेक कम पसंद है, फिजिक्स और मैथ से थोड़ा 36 चल रहा है, तो फिर आप जो है वाई में चले जाओ। और भाई एक्स और वाई में रैंकिंग और बाकी चीजों का भले ही फर्क होता है, लेकिन कहलाते तो एयरफोर्स ही, कहलाते तो नेवी ही। तो ये बात है। रैंकिंग के अनुसार तो फिर एक्स ना हुआ ज्यादा अच्छा? नहीं, रैंक जो होते हैं वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करते हैं। हो गया आज। रैंक जो है आपके एग्जाम आपके जैसे क्लियर करो, उसको इधर बोलते हैं प्रमोशंस बोलते हैं ना, और वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करते हैं। और जो एग्जाम होते हैं दोनों का, जैसे मैं और प्रिंस सर हूं तो दोनों का एग्जाम जो होंगे ना, प्रमोशंस एग्जाम दोनों का सेम डेट पे होंगे, पर उनसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चंस उनके ट्रेड में पूछे जाएंगे और मेरे में जो पूछा जाएगा वो मेरे सिलेबस जो मैं पढ़ा हूं ट्रेनिंग में या मेरे टेट्रा स्कूल्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और सबका, एक बार एयरफोर्स क्वालिफाई कर लिए, वहां चले गए, ट्रेनिंग में चले गए, तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना ही बता दो इन लोग को। इन लोगों को ये लगता है ना कि बस एक बार एग्जाम निकल गया फिर जीवन सुखी सुखी कटने वाला है। ये बात क्लियरली समझ लेना, जितना तुम अंत कर रहे हो यहाँ पढ़ाई उतना वहां स्टार्टिंग है, पूरे 38 बुक से ऊपर है। मतलब ये मत सोचना कि खत्म हो गया भाई। जितना अभी तू 6 घंटा अगर सबसे मैक्सिमम पढ़ते हो ना, तो वहां तुमको मिनिमम 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बाकी उसके बाद तो फिर होवे करेगा। अब फिजिकल जो होगा वो अलग। क्या दिक्कत है? खेलने के लिए पैसे मिल रहे, खेलने और पढ़ने के लिए, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? बाकी जगह ये होता है। माइक कहाँ गया? पीछे पास। आप तो यहाँ दे करके पढ़ रहे हो। हाँ, मतलब बाकी जगह पढ़ने के लिए आपको फी पे करना होता है, सेमेस्टर वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, और वहां आपको सैलरी दे करके पढ़ाया जाता है। ये कम बड़ी बात थोड़ी है यार। फेज 2 के बारे में बता दीजिए। फेज 2? तो फेज 2 वही हुआ ना, शुरुआत में देखो क्या होते हैं। फेज 2 में आपकी जैसे ही वहां सिलेक्शन सेंटर पे जाओगे वहां पे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बाद फिजिकल के लिए आपको भेज दिए जाएंगे। फिजिकल्स में ये होते हैं रनिंग और रनिंग 1.6 किलोमीटर 6.30 मिनट, 6.5 मिनट। और रनिंग के बाद आपका पुशअप हो गया, सीटअप हो गए, ये होते हैं। और कुछ नहीं, सब नॉर्मल है आपका, ये तो हो जाएंगे। उसके बाद ये SRT क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक सिचुएशन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन अपने आप में सही है, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है क्या आप सोचते हो, सभी सही। अगर आप उस 40 क्वेश्चन 30 मिनट में आप टिक भी कर दिए ना, तो आपका आप क्वालिफाई हो, क्योंकि वो टोटल क्वेश्चंस जो है टोटल और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं सभी सही हैं। वो आपका ये माइंड चेक करता है कि आप कैसे सोचते हो, बस उससे ये नहीं कि उसमें से बाहर होते हैं वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ दिए, आप एक भी छोड़ दिए तो निश्चित मानना कि वहां से बाहर ही हैं। और उसके सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं,
और उसके बाद जब टोटल टिक कर दो, ऐसे आंख मूंद के भी टिक कर दो ना, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। 40 अटेम्प्ट करना ही है। थैंक यू। और मतलब इसमें ये चीज क्लियर रखना कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन चारों सही है, मार्क आपको एक ही का करना है, लेकिन आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो लोग ये होता है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देंगे, ये नहीं, आपको जो सबसे ज्यादा सही लगे आपकी सोच के अनुसार उसी को टिक मार देना है। फेज 2 के लिए जैसे कि एयरफोर्स एग्जाम का क्लियर कर लें, उसके बाद करेंगे तैयारी। हाँ, उसमें तैयारी है ही क्या। 1.6 किलोमीटर 630 दौड़ तो हो जाता है लेकिन पुशअप नहीं हो पाता है। तो अभी भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। उसमें ज्यादा है नहीं, 10 तो मारने ही है, तो 10 तो कभी भी मार सकते हो। अच्छा, कौन कौन यहाँ है, मतलब जो कितना 10 पुशअप सही होता है? यस सर। 10 कौन कौन मार सकते हैं? हाथ उठाना। तो भाई हमको ये नहीं देखना था, हाथ उठा के रखो ना। अब पूरा अरे यार, सामने जब फौजी हो तो कम से कम आपके अंदर इतना होना चाहिए कि जब हाथ उठा ले तो पूरा हाथ उठना चाहिए। असल में हमको ये नहीं देखना था कि कौन कौन मार सकता है, हमको ये देखना था कौन कौन नहीं मार सकता है। भाई जीवन के सबसे बुरे समय में आप चल रहे हो, अगर इस उम्र में भी आपसे 10 पुशअप नहीं मार सकते तो भाई कर क्या रहे हो फिर? चलो, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? लास्ट वन क्वेश्चन ये करके उसके बाद फिर हम लोग ये कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे इसको, ताकि किसी का क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। फिर माइक दो ना, तो समझ में आ गया। वैसे ऐसे पहले उनको पूछ ही लेने दो, मतलब क्या आपको पूछ टाइम फ्री वर्किंग प्रोसेस मिलता है कि जिस तरह से टाइम वर्क होते गया उसका प्रमोशन मिलते गया, आगे बढ़ते गया, लेवल बढ़ते गया उसका, उस तरह से एयरफोर्स में होता है प्रमोशंस के लिए। हाँ, तो इंटरनल एग्जाम होते रहते हैं उसमें, और आपके टाइम के साथ एक्सपीरियंस और इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे चलते जाएंगे आगे। हाँ। एक लिमिटेशन होता है इसका कि देखो, हमको भी अच्छे से याद नहीं है इसका कि कहां से कहां तक होता है। एक बार प्रिंस आएंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे। ऐसे इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें पूरा एकदम बताया हुआ कि कहां से आप स्टार्ट करोगे और कहां तक मैक्सिमम आप जा सकते हो इस एग्जाम पे। ये वाला अब देखना ना उसको। इस एग्जाम से आप एयरक्राफ्ट मैन एज ये भर्ती होंगे। और भर्ती तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में ACOT उसको बोलते हैं, एयरक्राफ्ट मैन अंडर ट्रेनिंग। और लेकिन एक रैंक होती है हम लोग की, स्टार्टिंग रैंक एयरक्राफ्ट मैन है, और वहां से लेके MWO तक बन सकते हैं, मास्टर वारंट ऑफिसर। और उससे जाते हैं तो ऑनरी रैंक मिलती है हम लोग की, फ्लाइंग ऑफिसर, ऑनरी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, बस यही मैक्सिमम है। लेकिन जो एयरमैन की लास्ट रैंक है वो MWO है। कि मतलब वहाँ पे होता है कि अभी एयरफोर्स में ज्वाइनेड है, हम वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं अपना, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहे FCAT में विंग कमांडर, हाँ? उसमें कितना मतलब आप FCAT का एग्जाम क्लियर करो, उसी से बनोगे आप। तो मतलब यहाँ से आपको सीधा प्रमोट होकर वहां भेज दिया जाएगा। बहुत सारे मौके हैं आपके ये ऑफिसर्स बनने के। आपको जस्ट ये ट्रेनिंग कंप्लीट, अगर आप एक्स ग्रुप में हो तो लगभग 22 मंथ्स का तो इनका ये होता है, ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन अब शायद कम होने वाली है। पर 22 मंथ्स के बाद आपका 2 इयर्स के बाद आपके अपॉर्चुनिटी आती है इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए। ACC आती है, ACC करके एक है हम लोग का, कि कोई भी सोल्जर अगर उसकी सर्विस 2 इयर्स हो गए हैं तो ACC का फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें क्या है, जो आपका सिलेबस रहता है इधर का जनरल कंपटीशंस का, वही रहते हैं, और इंग्लिश जो है वो तो कॉमन ही है, वो तो आप पढ़ के आए हो, इंग्लिश तो रहना ही रहना है। और बच गए SSB के लिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हो कोर्स वगैरह, और क्या। और एयरफोर्स में तो ये जान लो 8 घंटे के बाद आप फ्री हो, आप पढ़ाई करो, जितना आगे बढ़ना है बढ़ो। अभी हाल में कुछ न्यूज आए थे, 2 बिहार के ही IAS क्लियर किए थे, पर कुछ कारण से उन्हें एयरफोर्स नहीं छोड़ रही थी, पर अंत में उन्होंने कुछ डाला, उन्हें छोड़ना पड़ा। 7 दिन के अंदर उनको NOC दिया गया। आप क्लियर करते जाओ, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहेंगे। चलिए, आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने के लिए आप लोग को बहुत कुछ मिला होगा, बहुत सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हुआ होगा।
और एक चीज और देखो, ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपके सामने कोई वैसे पर्सन मिले तो उनसे जितना आप सीख सको वो सीखना जरूर, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता है। और एक चीज और भी, जो आप लक कहते हो ना, पता नहीं इस चीज पे आज तक साइंटिफिकली कुछ किया नहीं जा सका कि वो कौन सा सिचुएशन है जो क्लिक कर जाए और आपके लक को सही डायरेक्शन में मोड़ दे। ये भी होता है। बहुत सारे हम लोग के यहाँ ऐसे भी होते हैं जो प्री प्लान नहीं होते कि हमको यही करना है, 4-5 चीज की तैयारी कर रहे हैं, वैसा सिचुएशन बनता है कि जिस एग्जाम को दिए क्वालिफाई कर गए और वहीं आंख सेट हो गए। तो ये चीज होता है। इसलिए सामने से जब चीजों को देखते रहोगे तो आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार आप दोनों सर भी आ जाएं ताकि अच्छा लगे सभी लोगों को। किधर साइड में खड़े हैं विक्रम सर और विकास सर, के लिए भी ताली बजा दीजिए। फ्रेम में अट जाएंगे ना सब लोग? हाँ, अट ही जाएंगे। कोई फोटो खींच दो यार हम लोग का साथ में, अच्छा लगेगा। मोबाइल है? सुने कि हमारे मोबाइल में बहुत पैसा लगा है, देखते हैं फोटो वोटो आता है कि नहीं बढ़िया। अरे तो ये हम चारों हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमेशा इस तरह का गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल। जिनको ताली नए बजाने का मन करे वो अपने पॉकेट में रख सकते हो ताली, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम निकलवा लेंगे आपसे। नहीं लगता है बदला ले रहे, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली बार फिर अगर कोई आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और इन द मीनवाइल अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अभिषेक से भी पूछ सकते हो, आपको आप मेरे से भी पूछ सकते हो, हम क्वेश्चन रेफर कर देंगे। या मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जुड़े हुए भी हैं तो वहां से भी आप इनसे कांटेक्ट करके कोई तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज जो हम नोटिस किए हैं, फिर बोलेंगे फिर हंगामा हो जाएगा, लेकिन वो है ही कि मतलब काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, बस यही हाल ही रहता, कुछ नहीं सुनना सीखना है। और उसके बाद क्या बोलेंगे कि हम कम थोड़ी हैं। किस बेसिस पे भाई? 12 क्वेश्चन अगर उस तरफ से आया तो इस मोहल्ले से भी 12-15 क्वेश्चन आना चाहिए था, है कि नहीं? तब ना कम नहीं मानते। तो आप लोग ना हो कम नहीं, आई अग्री विद इट, लेकिन दम नहीं है। चलिए आगे, ये तो बाकी डिपेंड करेगा आगे के टाइम पे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको किन्हीं को भी इनके साथ अगर फोटो वोटो, मतलब एक होता क्या है ना कि जब सामने कोई वैसे पर्सन हो, अब सबके साथ तो मुश्किल होगा ये, तो राहुल ऑफिस में चले जाते हैं, सर भी चले जाते हैं, तो ऑफिस में जा करके और अगर आपको लगे कि नहीं हमको इनके तरह का बनना है, कि एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कम रिसोर्सेज में सक्सेसफुल होना। और हमको लगता है कि उससे भी बड़ी बात है जब लोग ये कहते हैं कि नवादा में पढ़ाई का माहौल नहीं है, नवादा में अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई नवादा में ही रहे, नवादा से ही पढ़े, क्वालिफाई किए हैं और अभी आपके सामने, तो ये उससे भी बड़ी बात होती है। तो ये होता है कभी कभी चीजें जब साथ में हो, सामने हो, तो ये हम लोग को बहुत इंपैक्ट डालता है। हम लोग को लगता है कि नहीं, जब ये कर सकते हैं देन व्हाई नॉट वी ऑल, हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते। तो ये वाला होता है। तो आप चाहो तो इनसे पर्सनली अगर कुछ पूछना हो तो ऑफिस में भी राहुल है, वहां से आप पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी तरह का और भी मतलब डाउट हो जो आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, जैसे मेडिकल वेडिकल के रिगार्डिंग लड़कों लोग को बहुत डाउट होता है कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आप पर्सनली इनसे पूछ सकते हो और वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो ऑफिस में है अभी, जिनको जिनको पूछना हो, फोटो वोटो करना हो, आप जा सकते हो ऑफिस में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कर ले। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, सबको गाइड करने के लिए। और तुम लोग भी यार थैंक यू तो बोल ही सकते हो। अगर आप लोग कभी एम्बिशन चैनल पे गए होंगे, एम्बिशन चैनल पे सिस्टम से, कंप्यूटर से गए होंगे, देखते होंगे उसमें एक वीडियो दिखता है सबसे पहला वाला, वो एयरमैन सैल्यूट वाला। वो वाला ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड था, वो वाला हुआ था यार जब प्रिंस आए थे, अचानक से ऐसा कुछ हुआ था, बड़ा गजब का रहा था। तो ये वाला चीज जो है, ये सब चीज जो है हम लोग को जब भी देखते तो हम लोग को याद रहता है कि नहीं एक टाइम ऐसा था। ठीक है, तो आप लोग भी जब उस सिचुएशन के पार्ट रहोगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग जो है बाकी जिनको भी मिलना हो पर्सनली ऑफिस में आप इनसे मिल लेना। ठीक है, क्या काम का रहा ना ये? किन्हीं को टाइम वेस्ट नहीं ना लगा? अगर लगा भी होगा तो लगने दो, तुम्हारा दिमाग खराब है। 4-5 एयरमैन पहुंचेंगे वहां यहाँ से। क्या बात है, ये चीज तो बड़ा बढ़िया है यार कि
होता क्या है ना कि जब आपके सामने पता चले कि अच्छा भाई तो वही का है, तो बोला हे नवादा का है, उधर बोला कहाँ पढ़े थे, अमृतसर के पास, ओ तेरी अपना भाई है, तो ये तो अलग ही रहने वाला है भाई। प्रिंस भैया मिले थे, तो प्रिंस भैया को मैं भैया बोल रहा था, तो हमारे एंट्रीमेट ने बोले यार अपना एंट्री का है, ये भैया कैसे बोल रहे हो, कि हम दोनों एक कोचिंग से हैं और ये हमारे सीनियर्स हैं, तो हम सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना ना बोलते हैं। और अब तो सर बोलते हैं, पर पहले अभी भी कॉल पे भैया ही बोलते हैं, ज्यादातर सर मुंह में आ जाते हैं तो सर ही बोलता हूँ, पर ऐसे तो दिल से भैया हैं। हाँ, मतलब तुम लोग भी याद रखना भाई कि ट्रेनिंग में पहुंच गए तो अभिषेक सर बोलेंगे, राहुल सर बोलेंगे, भैया लिमिटेड हो जाएगा। चलिए फिर ऑफिस में जिनको मिलना होगा मिल लीजिएगा, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्लास भी होगा आप लोग का, तो डिस्टर्ब ना हो। अरे आप लोग रुक जाओ भाई, पहले जो गेस्ट हैं वो जाएंगे या आप लोग जाओगे? चलो हाँ, बाकी जिनका जिनका क्लास है 8:15 में वो रुकेंगे, जिनका जिनका क्लास हो गया नीचे जाके नाश्ता वाला पैकेट ले लीजिएगा।